हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक की कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देता आ रहा है। मैं कौन? मैं डॉन। अरे मतलब मेरा नाम सत्यम शर्मा है और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बस एकदम खत्म होने की कगार पे आ चुका है। खत्म होने की कगार पे आ चुका है हमारा चैप्टर 2। और उसके बाद जैसे ही हम चैप्टर 2 खत्म करते हैं, क्या करते हैं? जैसे ही हम कोई चैप्टर खत्म करते हैं, हम क्या करते हैं? उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाते हैं। तो आप तैयार रहिए, मैंने आपको वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब हम एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे और उड़ा देंगे पूरे के पूरे चैप्टर को। चलिए, उससे पहले आज के लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज पढ़ना है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? माइक्रोमीटर स्क्रू बोला जाता है। माइक्रोमीटर स्क्रू बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, जरा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि यार, हमने जब ऑलरेडी वर्नियर कैलिपर बना लिया है ना, जैसे आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ बनेगा, फिर दूसरा लॉ बनेगा, फिर तीसरा लॉ बनेगा। तो जब एक लॉ से काम हो रहा था तो दूसरा लॉ बनाने की क्या जरूरत थी? कुछ ना कुछ कमी होगी, उस कमी को पूरा करने के लिए आपको दूसरा लॉ बनाना पड़ा। वैसे ही जैसे ही आपने वर्नियर कैलिपर बनाया और मेजरमेंट करना चालू किया, आपको पता चला यार कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी है। जैसे देखो ना, नई नई शादी होती है, बहू जाती है अपने नए घर में, सास उससे बोलती है कि चलो कुछ खाने की रस्म होती है ना कि कुछ खाना बना के बताओ। तो बहू खाना बना के बताती है। अब सास तो सास है, बहू ने खाना बनाया, खाना सबको अच्छा लगा, लेकिन सास बोलती है इसमें कुछ कमी है, कुछ कमी है। क्या कमी है पता नहीं, कुछ कमी है लेकिन, है ना। वैसे ही हम यहां बोल रहे थे कि वर्नियर कैलिपर ने काम तो सही किया लेकिन कुछ कमी है। लेकिन किसी ने पूछा क्या कमी है, तो हमने बताया प्रिसीजन की। किसकी कमी है? प्रिसीजन की। हम एक्यूरेसी, मैंने आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन देखो बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाया है। उस लेक्चर को देखो, कितने अलग अलग एग्जाम्पल के तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज प्रिसीजन। वो बहुत ही शानदार लेक्चर है, उसको जरूर देखिएगा। मतलब मैं अपनी तारीफ खुद से नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है कि उस लेक्चर में आप समझ जाओ कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या अंतर है, ठीक है। तो अगर हम वर्नियर कैलिपर से अपनी मेजरमेंट कर रहे थे तो आप याद करो, वर्नियर कैलिपर से आपको जो भी मिल रहा था उसका लीस्ट काउंट था 0.01 सेंटीमीटर। मतलब वो डेसिमल के बाद 2 वैल्यू तक करेक्ट आंसर दे रहा था आपको। उसकी प्रिसीजन कितनी थी? डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक की। लेकिन जब आप यहां पर स्क्रू गेज को लेकर आओगे, एसजी को लेकर आओगे, स्क्रू गेज को लेकर आओगे, तो आप देखोगे इसका प्रिसीजन 0.001 सेंटीमीटर तक चला जाएगा। कभी कभी किसी किसी केसेस में वो 0.0001 भी चला जाएगा, है ना। तो ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक, 4 डिजिट तक, 5 डिजिट तक भी, और उसके आगे भी आपको क्या कर सकता है? प्रिसीजन दे सकता है। तो और प्रिसाइज्ड वैल्यू के लिए, और प्रिसाइज वैल्यू पाने के लिए आपने किसको इजाद किया? स्क्रू गेज को इजाद किया। करता क्या है सर स्क्रू गेज? करेगा क्या? तो जो काम वर्नियर कैलिपर कर रहा था वही काम क्या करेगा? वही काम क्या करेगा? हमारा स्क्रू गेज करेगा। पक्की बात है, वही लेंथ, ब्रेथ और डायमीटर नापेगा हमारा क्या? स्क्रू गेज। क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गई कि क्या जरूरत पड़ी हमको वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज की तरफ मूव करने की। आइए जरा ये डायग्राम देखते हैं। थोड़ा सा ये जिफ टाइप का डायग्राम है, थोड़ा सा ऐसा मूव कर रहा है, मूविंग डायग्राम है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम में एक तो ये चीज बनी हुई है, मैं थोड़ा इसका ना कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं है इसमें। चलिए, आपको ये दिख रहा होगा, ये यू शेप का कुछ दिख रहा होगा। ये जो यू शेप है इसको आप बोलते हो फ्रेम, है ना। ये फ्रेम क्या करता है? इस पार्ट को इस पार्ट से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर देखो आपको ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल। क्या बोलते हैं? स्पिंडल बोलते हैं। स्पिंडल के अंदर क्या होता है, मैं आपको राज की बात बताता हूं। इस स्पिंडल के अंदर ना थ्रेड्स होते हैं, उसके ऊपर कवरिंग चढ़ा दी गई है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप इस स्पिंडल की इस कवरिंग को उतारोगे तो आपको उसमें ऐसे थ्रेड्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? ऐसे थ्रेड्स दिखेंगे, है ना। चूड़ियां, क्या बोलते हैं जिसको? चूड़ियां। अरे हाँ कि ना, आपको ऐसे थ्रेड्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो स्पिंडल है, स्पिंडल इसको बोलते हैं हम, ठीक है। चलिए, ये जो पार्ट है इसको आप कभी कभी स्टड बोल देते हो। क्या बोल देते हो? स्टड। अरे यार कलर चेंज कर लेता हूं, शायद दिखेगा नहीं आपको। तो मैं आपको बता रहा हूं, जिस पार्ट के सपोर्ट से आप अपने ऑब्जेक्ट को फंसाते हो या सपोर्ट देते हो, इसको आप बोलते हो स्टड। क्या बोलते हो? स्टड। और एनविल फेस, क्या बोलते हो? एनविल फेस। एनविल फेस बोलो, एनविल बोलो, स्टड बोलो, एक ही चीज है, ठीक है ना। स्पिंडल है, स्पिंडल मैंने आपको बता दिया है, कवरिंग है। स्पिंडल के अंदर क्या है? थ्रेड्स है, ये बात याद रखिएगा। चलिए,
यहां पर ये जो स्पिंडल है इसके सामने वाले पार्ट को है ना, ये स्पिंडल है, ये स्पिंडल और उसका जो मुंह है इसको हम बोलते हैं स्पिंडल का फेस। ये देखो स्पिंडल फेस लिखा हुआ, ठीक है ना। तो चलो हम समझ गए व्हाट इज स्टड, व्हाट इज एनविल, व्हाट इज स्पिंडल, व्हाट इज स्पिंडल फेस एंड व्हाट इज फ्रेम। यहां पर एक लॉक नट है जो आपकी रीडिंग को लॉक कर देता है। आपने क्या किया, सुनना मेरी बात, देखो आप देखना ध्यान से, ये जो चीज है जिसको आप बोलते हो थिम्बल, क्या बोलते हो, थिम्बल बोलते हो, या फिर आप इसको सर्कुलर स्केल भी बोलते हो भाई, है ना। ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ सर्कुलर स्केल बनी हुई है ना, तो मैं यहां पर बोल दे रहा हूं दिस इज योर सर्कुलर स्केल। ये बहुत काम किया भाई, बहुत ज्यादा काम की है। दिस इज योर सर्कुलर स्केल एंड दिस इज योर मेन स्केल, इसको आप बोलते हो अपनी मेन स्केल। दिस इज योर सर्कुलर स्केल, दिस इज योर मेन स्केल। जैसे आपके वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल रीडिंग हुआ करती थी, एक वर्नियर स्केल रीडिंग हुआ करती थी, वैसे ही स्क्रू गेज में आपकी एक मेन स्केल रीडिंग होगी, एक सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी। क्लियर बात है, पक्की बात है। इसी चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, एक तो मेन स्केल और एक तो सर्कुलर स्केल। क्लियर, पक्की बात, हाँ सर पक्की बात। अच्छा आगे बात करेंगे। देखो आपका ये जो थिम्बल है ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर थिम्बल क्लॉकवाइज जाता है तो वो आगे की तरफ मूव करता है, और अगर थिम्बल एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो वो पीछे की तरफ मूव करता है। क्लियर बात है। अच्छा, जैसे ही आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे, देखो जैसे ही आप क्लॉकवाइज घुमाओगे स्पिंडल आगे चला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे स्पिंडल पीछे आ जाएगा, फिर क्लॉकवाइज घुमाओगे स्पिंडल आगे चला जाएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे पीछे आ जाएगा, है ना। तो जैसे ही आपका स्पिंडल इसको टच करता है आप लॉक नट कर देते हो, है ना, क्या हो जाता है, आपकी रीडिंग लॉक हो जाती है। अगर आपको चेक करना है कि कहीं और टाइट तो नहीं करना, तो आप क्या करते हो, पीछे आपको एक चीज दी गई है जिसको आप बोलते हो रैचेट। ये रैचेट क्या करता है, जब आपने किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फंसा दिया अपने स्क्रू गेज में और आपको चेक करना है कि जो आपने फंसाया है वो पर्टिकुलरली अच्छे से ऑब्जेक्ट फंस चुका है कि नहीं स्क्रू गेज में, तो आप रैचेट को घुमाकर देखते हो। आपने थिम्बल घुमाया, थिम्बल घुमाने से स्पिंडल घूमा, स्पिंडल के कारण ऑब्जेक्ट फंस गया स्टड और स्पिंडल के बीच में। आपको लग रहा है कि शायद ढंग से नहीं फंसा है, थोड़ा सा ढीलापन है, तो आप क्या घुमाकर देखते हो, रैचेट घुमाकर देखते हो। जैसे ही आप रैचेट घुमाते हो तो आपको आवाज आती है कट 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 की आवाज आती है। अगर आपको आवाज कट कट आ गई तो आप समझ जाओ कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्पिंडल और एनविल या स्टड के बीच में अच्छे से फंस चुका है। क्या बोला मैंने, अगर रैचेट घुमाने से आपको आवाज आती है ऐसी कट 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 ऐसी आवाज आती है, तो आप समझ जाना कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टड और स्पिंडल के बीच में आराम से फंस चुका है। इससे ज्यादा अच्छे से वो फंस नहीं सकता। क्लियर बात, 100%, हाँ सर 100%। अब आप देखो ये जो मेन स्केल रीडिंग है इसमें डिविजन्स है, देख रहे हो कि नहीं, डिविजन्स है कि नहीं है ना। तो एक डिवीजन आप यहां ध्यान से देखो, एक ये डिवीजन है 0, एक ये डिवीजन है, फिर एक ये डिवीजन है, एक ये है, एक ये है और फिर ये। दिख रहा है कि नहीं, हाँ सर दिख रहा है। वैसे ही हमारे पास डिवीजन है किसमें, यहां पर देखो अब ये 0 है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। ये देखो ये एक है, ये एक डिवीजन है, ये एक डिवीजन है। इसको यहाँ से मिटाता हूँ, पीछे यहाँ बना देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है कि नहीं, ऐसे डिवीजन बने हुए हैं सर्कुलर स्केल में। जब आप ये ऑब्जेक्ट यहां से हटा दोगे, जब ये ऑब्जेक्ट आप यहां से हटा दोगे तो ये स्पिंडल किसको टच कर जाएगा, स्टड को टच कर जाएगा। ये स्पिंडल किसको टच कर जाएगा, स्टड को टच कर जाएगा। और ये जो हमारे थिम्बल का 0 है, हमारे जो थिम्बल का, ये देखो थिम्बल का जो 0 है ये किसके पास आ जाएगा, इस 0 के पास आ जाएगा। ये 0 देखो ऐसा 0 और ये 0 क्या हो जाएंगे, एकदम अलाइंड हो जाएंगे। आई मेरी बात समझ में, क्लियर है। ये 0 आ जाएगा और इस 0 से मिल जाएगा। जब आप यहां से अपने ऑब्जेक्ट को हटाओगे, आपके स्पिंडल का फेस जब जाके आपके स्टड के फेस को टच करेगा तो ये 0 और ये 0 क्या कर जाएंगे, एकदम मीट कर जाएंगे। तब आप बोलोगे कोई भी रीडिंग नहीं हो रही है। ठीक, जैसे ही आप यहां कोई ऑब्जेक्ट फंसाओगे आपको थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, पीछे खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं जो इसके अंदर हमको समझनी पड़ेंगी। अभी हम सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि अगर हमारे पास हमको दे दिया जाए क्या, एक स्क्रू गेज दे दिया जाए, तो हम समझ पाए कि उसमें स्टड क्या है, उसमें थिम्बल क्या है, उसमें मेन स्केल क्या है, ये सारी चीजें हम समझ पाए। अच्छा, एक चीज और देखो, यहां पर स्लीव दी गई है। स्लीव, स्लीव क्या है, स्लीव इज दिस, स्लीव इज दिस, जिसके ऊपर आपका थिम्बल चढ़ेगा, थिम्बल उतरेगा, इसको आप क्या बोलते हो, स्लीव बोलते हो। क्लियर बात है,
पक्की बात, 100% समझ गए आप। चलिए, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इरेज करता हूं बाकी चीजों को और बात करता हूं जरा उस बारे में। स्क्रू गेज को बनाने के लिए बहुत अच्छे से डिजाइनिंग पैरामीटर को ध्यान में रखा जाता है। किस तरीके से ध्यान में रखा जाता है जरा समझना। मान लो ये आपके पास कोई स्क्रू है, कलर चेंज कर देता हूं इसका, ये तो आपको दिखेगा नहीं। चलिए, ये मान लो आपके पास एक कोई स्क्रू है, ठीक है ना, आपने देखा होगा ये स्क्रू है। इस स्क्रू के ऊपर क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं। स्क्रू के ऊपर क्या होते हैं भाई, ऐसे थ्रेड्स होते हैं। देखो ऐसे थ्रेड्स होते हैं कि नहीं होते, ऐसे क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं। ठीक, ये जो थ्रेड्स होते हैं, इन थ्रेड के बीच के इस डिस्टेंस को, एक थ्रेड के बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, पिच बोलते हो। याद रखना, क्या बोलते हो, पिच बोलते हो, है ना। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया स्पिंडल के अंदर क्या होता है भाई, ऐसे थ्रेड बने होते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्या बने होते हैं, थ्रेड बने होते हैं। तो मैंने आपको बताया दो थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप क्या बोलते हो, पिच बोलते हो। तो यहां पर भी मैं क्या बोलूंगा, इस थ्रेड और इस थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस है इसको आप क्या बोलोगे, पिच। ठीक, पक्की बात। चलिए, अब देखना, इस तरीके से डिजाइनिंग की जाती है इस पिच की कि अगर ये थ्रेड और ये थ्रेड के बीच की डिस्टेंस को आप पिच बोल रहे हो, तो जब थिम्बल अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है, मतलब जब ये थिम्बल 360 डिग्री पूरा का पूरा मूव करेगा, 360 डिग्री पूरा का पूरा मूव करेगा, तो सुनना मेरी बात ध्यान से, जैसे ही ये थिम्बल 360 डिग्री पूरा का पूरा क्लॉकवाइज, या मैं अभी मान रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। जब आपका थिम्बल, मान लो अभी कौन सी पोजीशन में है, दोनों 0 0 पे है, ये 0 पे है, ये भी 0 पे है, ठीक है ना, मेन स्केल पर आपका थिम्बल ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये थिम्बल आपका मेन स्केल पर ऐसे बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आपने अपने थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ठीक, आपने अपने थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, कितना घुमाया, पूरा 360 डिग्री घुमाया, एक रोटेशन दिया पूरा। तो जब आपने एक रोटेशन दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो पीछे की तरफ आएगा, आपका थिम्बल पीछे की तरफ आएगा, तो आपको यहां से रीडिंग दिखना चालू होगी, होगी कि नहीं होगी, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप अपने थिम्बल को पूरा 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो थिम्बल बाहर की तरफ आ रहा है, तो आपको रीडिंग दिखना चालू होगी। अभी आपको देखो रीडिंग नहीं दिख रही मेन स्केल की। जैसे ही आपका थिम्बल एक पूरा रोटेशन मारेगा, एक पूरा रोटेशन मार के पीछे की तरफ आएगा, आपको ये रीडिंग दिखना चालू हो जाएगी। हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो ब्लैक वाली पोजीशन है थिम्बल की, ये आफ्टर 1 रेवोल्यूशन है, आफ्टर 1 रेवोल्यूशन है। तो एक 360 डिग्री का चक्कर मारने के बाद ये थिम्बल कितना पीछे आएगा, एक पिच पीछे आएगा। कितना पीछे आएगा, एक पिच पीछे आएगा, मतलब इस थ्रेड से उतरकर इस थ्रेड पर आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में। जैसे ही आप अपने थिम्बल को एक रोटेशन पूरा पीछे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, पीछे लाओगे, तो वो कितना पीछे आएगा, यहां से आपको कितनी दिखनी रीडिंग चालू होगी, उतनी ही जितनी एक पिच होगी। आई मेरी बात समझ में। जितनी दो थ्रेड के बीच की डिस्टेंस होगी, उतने ही आपको एक रेवोल्यूशन के बाद पीछे की तरफ आता हुआ दिखेगा थिम्बल, और आपको यहां से रीडिंग दिखना चालू होगी। ये जो रीडिंग आपको दिखेगी, पहली रीडिंग, ये तो 0 थी, ये जो पहली रीडिंग आपको दिखेगी, ये जस्ट पहली रीडिंग जो आपको दिखेगी, ये कितनी डिस्टेंस पे होगी, इसको आप क्या बोलोगे, पिच बोलो। किसके बराबर होगी, पिच के बराबर। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, पिच एक्चुअल में होता है इन दोनों थ्रेड के बीच का डिस्टेंस, दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस। और वही इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि मेन स्केल में जो दो डिवीजन है, ये आपको दिखे दो डिवीजन, जो मेन स्केल में दो डिवीजन है, इसी को हम बोलते हैं पिच, इसी को हम बोलते हैं पिच। तो एक दो मेन स्केल में दो डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस है, वो और कुछ नहीं है, वो वही है जो दो थ्रेड के बीच में होता है। इसको भी आप पिच बोलते हो, इसको भी आप पिच बोलते हो। और एक पिच क्या होती है, और पिच होती क्या है, मतलब पिच ये होता है कि आपने जब अपने थिम्बल को चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, आपके थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से वो जितना, एक पूरा 360 डिग्री घुमाने से वो जितना पीछे आया, वो एक्चुअल में होता है दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस, जिसको आप पिच बोलते हो, या फिर दो डिवीजन के, मेन स्केल के दो डिवीजन के बीच का डिस्टेंस, जिसको आप पिच बोलते हो।
क्या ये बात आपको समझ में आई? अभी आगे जाके और इस चीज को समझा जाएगा, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम ये जानने आए हैं कि स्क्रू गेज अगर हम लेकर आए तो क्यों लेकर आए। तो पहला रीजन तो आप ये समझ लो। अच्छा, क्या ये भी लेंथ और ब्रेड्थ और डायमीटर नापता है? हाँ, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम जो भी मेजरमेंट स्क्रू गेज से करेंगे वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होगा, क्योंकि वो डेसिमल की 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, 6 वैल्यू तक भी हमको आंसर देगा। तो काफी ज्यादा प्रिसाइज आंसर आपको मिलने वाला है, प्रिसाइज मेजरमेंट आपको मिलने वाला है। क्लियर बात? 100%? हाँ सर। अच्छा, जब हमने स्क्रू गेज आपके सामने लेकर आया तो आपको बताया भाई इसकी तरह आप नॉर्मल जो हम क्या बोलते हैं नेमिंग है, नेमिंग जरा समझ लें कि किसको क्या बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट में। तो हमने इसकी नेमिंग समझ ली। हमने ये जाना कि भाई इसकी डिजाइनिंग इस तरीके से की जाती है कि जो हमारे स्पिंडल के अंदर थ्रेड्स बने हुए हैं, थ्रेड क्या होते हैं भाई, आप ये देखो ना, आपने वो देखा होगा ना, हमारा अपना स्क्रू होता है, ऐसा स्क्रू होता है, नुकीला स्क्रू है ना, उसमें से थ्रेड्स बने होते हैं। तो देखो ना, आप स्क्रू को भी जब कसते हो, ध्यान से सुनना, ये जो स्क्रू है इसको आप जब कसते हो, एक रोटेशन देते हो तो ये कितना अंदर चला जाता है? एक थ्रेड अंदर चला जाता है। अगर आप इसको गाड़ रहे हो, है ना, मैं इधर से गाड़ रहा हूं, इधर से घुमा रहा हूं, ये हमारा एक स्क्रू है, इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो मुझे बताओ क्या ये गड़ जाएगा अंदर की तरफ, आगे की तरफ जाएगा? हाँ सर। तो जब मैं इसको एक रोटेशन देता हूं और अंदर गड़ाने की कोशिश करता हूं तो ये कितना अंदर गड़ेगा? एक पिच के बराबर अंदर गड़ेगा। इसको 2 रोटेशन दूंगा तो 2, ये एक पिच, ये 2 पिच, 2 पिच की तरफ अंदर गड़ जाएगा। और 3 बार रोटेशन दूंगा तो ये 3 पिच लेकर अंदर की तरफ गड़ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता जिस प्रिंसिपल पर आपका स्क्रू काम कर रहा है उसी प्रिंसिपल पर आपका ये स्क्रू गेज भी काम कर रहा है? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो देखो, इस टाइप के स्क्रू को बोला जाता है माइक्रोमीटर स्क्रू। क्या बोला जाता है? माइक्रोमीटर स्क्रू। और इसलिए क्योंकि आपका स्क्रू गेज माइक्रोमीटर के जो स्क्रू होता है उसके प्रिंसिपल पर काम करता है, इसलिए इसको माइक्रोमीटर स्क्रू या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बोला जाता है। ठीक है ना? क्लियर बात? 100%? चलिए, तो ये था एक इंट्रोडक्शन जिसमें हमने समझा कि हमारा स्क्रू गेज क्या होता है। आने वाले लेक्चर में हम और अच्छे से समझेंगे कि पिच क्या होती है, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। तो चलिए, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए।